और साथियों, आप देख रहे हैं नेशन टुडे न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। जैसे कि सबको मालूम है आप लोगों को कि नवाबगंज के रिजवान की जो हत्या हुई है, राइस मिलर के बेटे हैं रईस सिद्दीकी साहब के, और उनकी हत्या के बाद पूरा नवाबगंज में जब शनिवार को उनका सब नवाबगंज के घर पर पहुंचा, पूरा नवाबगंज गमगीन था। जिसने भी उसके शव को देखा, क्योंकि शव क्या था, वो एक कंकाल था, कंकाल के रूप में तब्दील हो चुका था। उस सबको देखकर लोगों की आंखें भरभरा गईं। आखिर क्या गुजरी उस परिवार के ऊपर जिसने अपना जवान बेटा खोया? आखिर क्या बीती उस मां के दिल पर जिसने अपने कलेजे के लाल को खोया? हम इसी सब मुद्दों को लेकर कि किस ढंग से रिजवान की हत्या की गई, किस ढंग से उसको नवाबगंज से कैसे वो मध्य प्रदेश चला गया और कैसे षड्यंत्र का शिकार हुआ, इन्हीं सब बातों को लेकर हम आज बात कर रहे हैं रिजवान के पिता रईस अहमद सिद्दीकी से। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है उसकी हत्या को लेकर और क्या सवाल खड़े किए हैं पुलिस की कार्यशैली पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस अहमद, नवाबगंज, बरेली, मोहल्ला मियाँ की मस्जिद, नई बस्ती। रईस भाई, जैसे कि आज आपके बड़े बेटे जिनका नाम रिजवान है, उनकी डेड बॉडी आज यहाँ आई है, पूरा मामला हम जानना चाह रहे हैं। क्या हुआ था, किस तरह से रिजवान कब से गायब था और कहाँ गया था? पूरी जानकारी जरा हम चाहते हैं आप हमें दें। ये 10-11 में घर से बाहर काम करने के लिए गया था। रईस भाई, पहले ये बताएं कितने बच्चे हैं सब आपके? हमारे 5 बच्चे हैं, 3 लड़की हैं, 2 बेटे हैं। ये बड़ा बेटा था रिजवान जी। ये बाहर काम करने की नीयत से बाहर गया था। तारीख बताएं कुछ अगर। 10 तारीख 11वां महीना नवंबर जी। ये बाहर काम करने के लिए गया। सुबह दूसरे दिन हमारी बात भी हुई फोन से, पहुंच गए बेटा? कि हाँ पहुंच गए। लेकिन ये हमने किस तरह का काम करते थे? ये धान का काम करते थे। धान का, गल्ले का? जी जी जी। हाँ जी। फिर आपकी जब फोन पे बात हुई तो इतनी बात हुई, क्योंकि रात को ही निकले थे और सुबह बात हुई। आदमी खैरियत खैरियत पूछता है बस, और कोई बात नहीं हुई। और क्या कहते हैं, हमारे बहनोई हैं, उनके इसी पीरियड में चोट लग गई थी। उनकी तीमारदारी में हम लग गए, फिर उनका इंतकाल हो गया। उनकी मिट्टी करा के 2-3 दिन में फारिग हुए इस काम से। फिर हमने बेटे की तरफ ध्यान करा, इनका मोबाइल लगाया, मोबाइल स्विच ऑफ गया। ये समस्या हमारे सामने 3 दिन तक बनी रही। 3 दिन लगाया, तीनों दिन स्विच ऑफ गया। उसके बाद हमने 2 यार दोस्तों से फोन पे बात की। जो भी यार दोस्त थे, एक सबसे नजदीक जो दोस्त था उसका नाम मोहम्मद अरमान था, उससे भी बात की। तो उसने कहा मेरी एक बार बात हुई है बस। वो मोहम्मद अरमान जी किनका बेटा है, कहाँ का रहने वाला है? ये इसराइल का बेटा है और नवाबगंज का निवासी है, मोहल्ला कारान। और ये जो है एमपी में कार्य करता है, वही काम कर रहा था जी MP में? जी जी जी। फिर क्या हुआ? फिर हमने इसको जब ज्यादा परेशान हो गए, सारे रिश्तेदारों में, यार दोस्तों में, सारी जगह तलाश किया, कहीं नहीं मिला। ये बात तो नहीं हो पा रही थी रिजवान हाँ, से? रिजवान से बात नहीं हो पा रही थी। मोबाइल बराबर हम ट्राई कर रहे थे। तो हम 23 तारीख को नवाबगंज, थाना नवाबगंज पहुंचे, जिसमें कोतवाल साहब ने हमसे थोड़ा पर्चे पे लिखवाया और लिखवाने के बाद उसका मोबाइल नंबर CDR पे लगा दिया। और वो CDR रोज हम पूछते थे जाकर, आई नहीं है, सुबह आएगी शाम आएगी। तो 5 दिन में वो आई 28 तारीख में, 28/11 में। उस CDR में जब 28/11 में आई तो कोतवाल ने सबसे पहले एक नंबर पर उंगली रखी, ये नंबर किसका है? मैंने कहा सर ये मेरा है। तो आपकी बात हुई थी? मैंने कहा हाँ, सुबह, दूसरे दिन सुबह में मेरी बात हुई थी। तो कोई बात नहीं है। फिर दूसरा नंबर उन्होंने रखा, ये किसका है? तो मैंने सर नंबर बताएं, ये नंबर कितना है? तो उन्होंने मुझे नंबर बताया 74-520-07385। जब मैंने वो डायल किया तो वो नंबर अरमान, जो मोहम्मद अरमान इसराइल का लड़का है, वो नंबर उसका निकला। हमारे बेटे का ये दोस्त था।
जी। तो उससे लगातार इसकी कंटिन्यूस 2 दिन में लगभग 30 से 40 मरतबा बात हुई है अरमान की रिजवान से। ये रिजवान से। ठीक। और हमारा बेटा भी लोकेशन जो है वो एमपी की ही आई उसकी। अच्छा। हाँ, और ये 11 तारीख में लगभग 11 बजे के आसपास ये एमपी पिपरिया जगह है ये, जी। वहां पहुंच गया। और पिपरिया जिला है या थाना है, क्या है ये? कुछ ये अगर जानकारी हो। ये समझ से कस्बा है। एक कस्बा है। हाँ, अच्छा अच्छा। बाकी कह नहीं सकता आगे। हम्म। हाँ, तो ये एक रात वहीं ठहरे भी हैं हमारे बेटे, अच्छा रिजवान जिनका नाम है। अच्छा। अच्छा। हाँ, एक रात ये ठहरे, सुबह इनकी दोनों की 10 साढ़े 10 बजे के आसपास फिर मोबाइल पे बात जारी होती है एक दूसरे से। 15 मिनट में, 1 घंटे में, आधे घंटे में, सवा घंटे में ये बात बराबर कर रहे हैं। और उसके बाद में ये 12 बजे लगभग पिपरिया से सैमरी के लिए रवाना बात हो रही है और ये सैमरी जा रहे हैं। और 1 बजे ये सैमरी पहुंच गए और बात उनसे वही उतनी बंद होती थी कि घंटा बंद हो गई, आधे घंटे बंद हो गई, फिर इनका दोनों का कनेक्शन चालू। और ये जो अरमान लड़का है, मोहम्मद अरमान, इसने इसका जो है 3 बजे यहाँ से पिपरिया में ये कार्य करता है। ये 3 बजे यहाँ से निकला और ये 4 बजे वहां पहुंच गया। जब हमारे बेटे से इसकी मुलाकात हो गई तो इनकी फोन पे बातें होना बंद हो गई। और उसके बाद में कोई हम इनसे फोन पे बात करते थे, ये कबूलते ही नहीं थे। जब सीडीआर आ गई तब भी इसने किसी को नहीं ये बताया कि मेरी बात होती है। ये वहां से वापस आ गया था। वापस बाद में आया। पहले यहाँ के लोग और नवाबगंज के वहां काम करते हैं, उन लोगों के हमने कान में ये बात डाली हमने कि हमारे बेटे की इससे लगातार बात हुई है, और ये बोल रहा है मेरी एक बार सिर्फ बात हुई है। तो उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि हम बात करते हैं। अब वो सुबह को बात करते थे तो हम कहते थे देखो हम इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, तो वो कहते थे रहने दो रईस भाई, हम तुम्हारा काम ये शाम को निपटाते हैं, शाम को पूछते हैं इससे। दिन में वो लोग दूसरे की नौकरी करते हैं, इसलिए दिन में फारिग नहीं होते थे। तो शाम को जब बात होती थी तो ये वो ही बात कहता था मेरी एक बार बात हुई है। मैं कैसे कह दूं ज्यादा बार बात हुई है, एक ही बार हुई है। तो वो फिर टाल देते थे कि भाई सुबह निपटाएंगे हम। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आदमी की मानना पड़ती हैं। तो ये सिलसिला 2-3 दिन तक बना रहा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि इसको नवाबगंज भेज दें। हमने कि चलो भेज दो नवाबगंज, हम भी बात करते हैं। नवाबगंज ये आया, और नवाबगंज जब ये आया तो इसने अपने मोबाइल की फोन कॉलें भी डिलीट करी था। हाँ, और इसने मोबाइल दिखाया कि देखो मेरी कोई कॉल नहीं है। अरे सीडीआर की कॉलें डिलीट थोड़ी ना कर दोगे तुम, अपने मोबाइल की कर सकते हो डिलीट। हमने भी बात की, बोले एक ही बार बात हुई है। मैं कैसे कह दूं उससे ज्यादा जब नहीं हुई ये बात। तो अब इसको पुलिस ने उठाया भी। उसके बाद जब ये नहीं मानने को तैयार था, हाँ, फिर आप थाने गए हो? थाने गए, नवाबगंज थाने गए तो पुलिस ने इसको बुलवाया। और ये टाइम देके पहुंचे भी वहां पर, और इससे पुलिस ने पूछताछ की और हमसे ये बोल दिया, ये तो हम नहीं कह सकते उसी दिन बोला या दूसरे दिन बोला कि आप लोग वहां चले जाओ मध्य प्रदेश। हम 4 लोगों की अपनी टीम बनाकर मध्य प्रदेश गए। अब बच्चे की तलाश में, बच्चे की अपने तलाश में वहां गए, लेकिन बच्चा वहां पर नया था, किसी ने देखा नहीं देखा, अनजान आदमी कौन जानता है। किसी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। हमने कैमरे भी तलाश करे जहां जहां हमें जरूरत समझी तलाश करने की, लेकिन उसमें हमें कोई मौजूदगी हमारे बच्चे की पाई नहीं गई। ढूंढ ढांड के हाँ, तलाश करके वापस आ गए। हाँ, फिर हम नवाबगंज थाने वापस आ गए। इस दौरान हमने ये महसूस किया कि इनकी जो है उससे अरमान से साठगांठ हो गई साहब पुलिस की। अच्छा। हाँ, कोतवाल साहब की। इन्होंने लेन देन अपना उससे कर लिया, क्योंकि जो कोतवाल साहब उससे कह रहे थे, ये जो सीडीआर है ये चीख चीख के कह रही है रिजवान तेरे पास है, तुझे पता है। और उनकी चाल बाद में फिर बदल गई। तो क्या मतलब होता है इसका, हमें तो यही अंदाजा हुआ। और फिर हम यहाँ पर आश्वासन भी देते रहे कहीं। उसके बाद इसको जो अरमान की बात कर रहा है, इसको पकड़ा भी था पुलिस ने पकड़ा करीब 4 दिन रखा। अच्छा। हाँ, 4 दिन यहाँ रखा और उसके बाद उसको जिम्मेदारी पे छोड़ दिया।
पूछताछ करने के बाद? हाँ, पूछताछ करने के बाद उसको जिम्मेदारी पे 3 लोगों की छोड़ा, और छोड़ने के बाद में फिर हम जो है यहाँ भागते रहे, इनके पास भागते रहे। फिर हमें किसी ने बताया एसएसपी साहब के पास जाओ, बहुत बढ़िया आदमी है, ईमानदार हैं। तो हम वहाँ गए, तो वहाँ हमारी बात उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सुनी और आश्वासन भी दिया कि आपका बेटा आपको मिलेगा। और उन्होंने मतलब ये अपन बोले मैं 2-1 दिन जांच करा लूं, उसके बाद आपको कुछ बताऊंगा। उन्होंने कुछ कोतवाल साहब को दिशा निर्देश दिए, लेकिन कोतवाल साहब जो है सबको घुमाते ही रहे, उनको भी किसी बात में घुमा दिया होगा। फिर हम इनके पास आए कि वो बरेली क्यों जाते हो, तो हमने कि आप सुन नहीं रहे, हम कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। तो 2 दिन का समय कि 4 दिन का समय, काम बहुत है, इस तरीके की टाला बलाई चलती रही। अब बेटे का मामला था, हम ये सोच रहे थे कि कोई इनकी बुराई ना करके हमारा बेटा मिल जाए, और हमने इनकी कोई बुराई करी तो हो सकता है ये हमारे बेटे के ढूंढने में नाकाम रहे, हमें ये बताते रहे कि हम ढूंढ रहे हैं और नहीं ढूंढ रहे। तो हमें ये आपको डर, लगा कि कहीं हाँ, लापरवाही ना बरते। बेटे का मामला था, बड़ा बेटा है, और ये हर आदमी को उम्मीद होती है बड़ा बेटा ही सहारा बनेगा जी। अब क्या कहते हैं, हम दोबारा गए एसपी साहब के पास। दोबारा जब गए तो आदेश वहां से किया कि इनकी एफआईआर दर्ज करी जाए। और नवाबगंज हम आए तो फिर हमने तहरीर बना के दी कोतवाल साहब को। कोतवाल साहब ने हमारी तहरीर ऐसे फेंक दी हवा में उसको, हाँ कि जाइए आप, यहाँ चले आते हैं रोज। हाँ, तो और ये हमारे बहनोई साहब हैं, इन्हीं को हड़काया, हम साथ में भी थे। हाजी जी, अमीर हाँ हसन साहब, जी, हाँ, क्या अमीर अहमद आमिर साहब। अहमद साहब हमारे ये बहनोई हैं, ये साथ में थे, 4-6 लोग और भी साथ में थे। और तहरीर ऐसे कर दिया कि ले जा, चले आते हैं। हाँ, उसके बाद में काफी 2-1 दिन के बाद हीला हुज्जत काफी हुई। उसके बाद में वो तहरीर जो है इन्होंने चढ़ा दी, और बोले हम एक टीम बनाएंगे, और टीम रिपोर्ट दर्ज की? हाँ, रिपोर्ट दर्ज की, और उन्होंने कहा कि हम एक टीम बनाएंगे, वो आपके साथ हम एमपी भेजेंगे। तो उन्होंने विवेचना जो है वो क्या नाम है, चौकी इंचार्ज? हाँ, चौकी इंचार्ज विदेश शर्मा जी, इनको सौंप दी। उनसे हम बात करते रहे, तो हमने उनसे कहा कि आप जिस चीज की आवश्यकता समझें, कार की समझें, ट्रेन से समझें। हमारे एक दोस्त थे, परवेज नाम है उनका, उनने तो ये तक कह दिया अपनी मुंह से कि प्लेन का खर्चा चाहे मुझे देना पड़े, आपको प्लेन से भी ले जाऊंगा मैं वहां पर, तलाश कीजिए बच्चे को। लेकिन ये हमें गुमराह ही करते रहे साहब, कहीं गए तो जाने नहीं दे रहे हैं। और 2 दिन की, कभी 11 तारीख, कभी 16 तारीख, जैसे कोर्ट में तारीख लगती है ऐसी पुलिस वाले तारीख लगा रहे हैं। इन्होंने तो थाने को दलालों का अड्डा बना दिया। मुझे कहना नहीं चाहिए ये बात, कि वहाँ 2-3 दलाल हैं, वही उसको छोड़ो, हम उसको अलग बात कर लेंगे, लेकिन हम जो मेन बात चल रही है वो अलग विषय है जी। हम अपने बेटे की बात पर हैं अभी। तो फिर क्या हुआ बेटे को लेकर आपसे हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि तो ये हमें साहब घुमाते ही रहे, और घुमाते घुमाते आज वो दिन हमें देखना पड़ा कि अपने बेटे का जनाजा अपने कंधों पे ले जाना पड़ा। हर बाप ये उम्मीद करता है कि मेरा बेटा जवान होगा तो मैं उसके कंधे पे लद के कब्रिस्तान जाऊंगा। नहीं साहब, बात सही है, सबका ख्वाब होता है। लेकिन अब थोड़ा सा लास्ट में ये बताएं कि बेटे की मौत हो गई है या उसका मर्डर हो गया है? मर्डर हुआ था। तो ये सूचना, ये जानकारी आपको ये और बताते चले हमें। ऐसा हुआ 30 तारीख में हमारे पास फोन आता है, हमारे पार्टनर हैं राजीव गुप्ता, राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं। तो बोले रईस अहमद कहाँ हो? हमने कि हम तो मील पे हैं। तो बोले आ जाओ, जो विदेश शर्मा जी आए हैं और वहां जाने के लिए कह रहे हैं एमपी। तो हमने, बड़ा खुशी की बात है, तो हम तुरंत वहां से वापस आ गए मील पे से। और दुकान पे जब उनकी आए तो विदेश शर्मा जी वहां मौजूद थे, और राजीव गुप्ता जो मील एसोसिएशन अध्यक्ष हैं। तो बोले आइए रईस भाई आइए। हमने कहा था कि 26 जनवरी के बाद, जो बड़ा मुस्कुरा के बोले कि हम चलेंगे 2-3 दिन के बाद। आज 30 तारीख तो है, चलो हमने उन्हें, नागर साहब को अभिषेक नागर कहते हैं उनसे, हाँ ऐसा ही है, हाँ, बोले उनको आपके साथ भेज देते हैं। हमने ये भी कहा कि साहब आप भी चलिए,
हाँ, तो बोले हमें काम बहुत है और नागर जी को हम भेज दें। हमने कि चलो कोई सही, पुलिस का आदमी तो पुलिस का ही आदमी है। तो बोले अभी निकलो। तो हमने कहा, साहब इतनी दूर जाएंगे तो किसी को 2-4 लोगों को साथ ले जाएंगे तो किसी से कहना भी पड़ेगा, टाइम लेना भी पड़ेगा। कोई अभी मान लो घर पे नहीं है, कहीं बाहर गया हुआ है तो घंटे आधे घंटे में आएगा। तो बोले ना अभी निकलो। तो हमने फिर फोन मारे 2-3 लोगों को जो हमारे रिश्तेदार हैं। एक हसीब हमारा साला है, हसीब मेंबर था सब। हाँ, और एक तौफीक हमारा भतीजा है, एक यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ हमारा भांजा है। इन लोगों को हमने फोन मारे तो ये बोले अभी आधा 1 घंटा लगेगा, हम आ रहे हैं। तो इतने में ये जो है विदेश शर्मा जी फिर अपने चले गए। थाने होने से फोन वोन आ रहे थे इनके। अब थोड़ी देर के बाद यामीन मेंबर साहब जो पूर्व सभासद थे वो भी आ गए वहां पर। वो भी हमारे दोस्त हैं। अब इतने में हमारे पास राजीव अपने लिए ट्रैक सूट देख रहे थे बाहर जाना। राजीव से भी हमने कहा आप भी चलिए, वो तो पहले ही से बेचारे हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम जरूर चलेंगे आपके पास, साथ रही से हम। तो उन्होंने अपनी दुकान से ही ट्रक सूट पसंद कर रहे थे, तो हमसे पूछ रहे थे देखो कौन सा कलर सही लग रहा है। इतने में हमारे मोबाइल से नए नंबर, हमारे मोबाइल पे नए नंबर से कोई फोन आता है। तो हमने बाहर जाके बात की, दुकान में नहीं की, दुकान से बाहर जाके बात की। तो हेलो कौन बोल रहा है? तो मैंने कहा रईस अहमद बोल रहे हैं। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? बोले मैं थाने से बोल रहा हूँ। अभी उन्होंने ये नहीं बताया कहाँ के थाने से बोल रहे हैं। बोले हमें एक डेड बॉडी मिली है, तो आपने कोई गुमशुदगी की तहरीर दर्ज कराई थी? मैंने कहा हाँ, मेरा बेटा मोहम्मद रिजवान की कराई थी। तो बोले एक डेड बॉडी मिली है और हम वहां से बोल रहे हैं बाबाई थाने से। तो ये एमपी में पड़ता है बाबाई थाना। हाँ, और क्या कहते हैं, आप शिनाख्त कीजिए इसकी आगे। तो मैंने की साहब आपको कुछ मिला बाड़ी के पास? तो कही हमें एक आधार कार्ड मिला है। जिस मैंने की क्या नाम है उसमें? बोले मोहम्मद रिजवान। तो उसकी हमने यहाँ से अपना आधार कार्ड की वो भेजी, मिला के देखा वो एक ही निकला। तो फिर हम जो है आनंद फानन में फिर और ज्यादा जल्दी करी। और ये विदेश शर्मा जी हमें इस बात में भी गुमराह करते रहे। ये कह रहे हैं हम जांच करने के लिए वहां चेक बेटे को तलाश करने के लिए भेज रहे हैं और वहां बॉडी का मामला है। ये इसमें भी हमें गुमराह कर रहे हैं साहब। कहाँ तक हम इनसे परेशान हो गए हैं असल में। रईस भाई, इसके आप पहुंचे वहां जी, मध्य प्रदेश, एमपी जब पहुंचे, पहुंचने के बाद वहां का मंजर बताएं, क्या था, किस तरह का वो लगा, बॉडी कहाँ थी, आपको कहाँ बॉडी मिली, और वहां जैसे मर्डर की बात है तो कैसे मर्डर हुआ, वो थोड़ी सी बात और बताएं। हम सबसे पहले वहां पहुंचे बाबाई थाना। उसका नाम तो चेंज हो गया है, माखन नगर हो गया है, लेकिन मशहूर जो है वो बाबाई थाने के नाम से है। जब वहां हम पहुंचे तो उसके बाद में कोतवाल साहब वहां आए। और कोतवाल साहब ने फिर अपने एक साथी को हमारे साथ कर दिया। और पहले तो उन कपड़ों की चेक इन कराई जो बेटा, हाँ, तो हाँ, जो घर से पहन के गया था वही कपड़े पहने था। और हमने पहचान की हमारे बेटे के ही कपड़े हैं। चप्पल दिखाई हमने, यहाँ बेटे की है। और वो फिर आधार कार्ड भी दिखाया, हम वो भी हमने कहा हाँ ये बेटे का है। तो बोले बॉडी और देख लो, हो सकता है ये चीजें गलत तरीके से हो। तो हम बॉडी देखने गए, हमने बॉडी अपने बेटे की तुरंत पहचान ली, हमने हमारा बेटा ही है। उसके बाद में हम थाने फिर वापस आ गए। हमने कि हम साहब एक काम और करना चाहते हैं। बोले बताइए। वहां की पुलिस बहुत बढ़िया है साहब, मदद बहुत करती है, कोई पैसे का लालच नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने हमारे रोटी पानी का भी बहुत ध्यान रखा भाई साहब। हाँ, उसके बाद में हम कार से फिर वहां गए घटना स्थल पे। वो थाने से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पे है। तो घटना स्थल पे जब पहुंचे तो उससे पहले एक मंदिर पड़ा, क्या नाम था उसका, सिद्ध बाबा मंदिर के थोड़ा सा आगे करीब 10 मीटर या 15 मीटर की दूरी पे एक पानी का वो झरना गिरता है। इस समय पानी नहीं है, वो किसी समय झरना गिरता है जब पानी आता है। तो वहां इतने इतने बड़े रियाज भाई पत्थर हैं। हाँ, तो उन्हीं साफ पत्थरों को उन्होंने दिखाया कि यहाँ आपका बेटा का सिर था, यहाँ पैर थे, हाथ बंधे हुए थे दोनों,
और एक सिर पे पत्थर रखा हुआ था हाथ ये। उन्होंने ये भी बताया कि हाथ बंद हुए थे, रस्सी से या हाँ कपड़े? नहीं, रुमाल से। अच्छा, किसी रुमाल? रुमाल से। अच्छा अच्छा। हाँ, रुमाल से हाथ बंधे हुए थे और सिर पे ये इस साइड में पत्थर भी रखा हुआ था। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने फोटो भी खींचा, फोटो भी है हमारे पास। और फिर हम वहां से वापस आए। बॉडी लेके? हाँ, बॉडी तो वो पहले ही लेके आए थे। हाँ, बॉडी लेके नहीं, उन्होंने। अच्छा, मौके से आप बात हाँ, वहाँ हम जहाँ पर जगह पे, लाश मिली हाँ थी, हम वहाँ? जगह पे देखना चाह रहे थे कहाँ क्या करा क्या नहीं करा। और वापस आए, वापस आने के बाद में उन्होंने सारी चीज हमारी संतुष्टि करा के और बॉडी हमारे सुपुर्द कर दी। और उन लोगों का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, वो लोग बहुत बढ़िया हैं। यहाँ तो बहुत, मतलब मध्य प्रदेश की पुलिस ने हाँ बहुत मदद की, बहुत ज्यादा मदद करी, किसी मामले में लापरवाही नहीं बरती। दूसरी बात, पैसे का कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं वहां पर। अच्छा रईस भाई, जब डेड बॉडी आज यहाँ आई, हमने देखा पूरा नवाबगंज एक यहाँ उमड़ पड़ा आपके परिवार में, आपके घर पर देखने के लिए। देखिए, उसके बाद आपने जो है अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं, उनको सुपर्दे खाक कर दिया बेटे को जी। सुपर्दे खाक करने के बाद आपने क्या कार्रवाई, फिर आप किसी से मिले हैं? मैं आपको इससे पहले ये बताना चाह रहा हूं कि सारे लोगों का जो आक्रोश था वो ये था कि लाश को थाने में रखा जाए जी। और विधायक जी से बात हुई तो विधायक जी ये बोले कि हमारी बात मानो, इसको आप सुपर्दे खा कर दो पहले। और विधायक जी डॉक्टर एम.टी. आर्या साहब ना, नवाबगंज के जो विधायक हैं, उन्होंने कहा कि पहले आप इसको सुपर्दे खा कर दो और जो आपकी समस्या है वो हम आपसे चल के निपटवाएंगे, कोतवाल साहब से या एसपी साहब से। आज एसपी साहब भी और डीएम साहब भी आए थे। संपूर्ण समाधान आए थे, तो हमने उनकी बात को मानते हुए, उन्होंने काफी समझाया। हम डॉक्टर साहब को वैसे भी कुछ कामों से जाते हैं तो मानते हैं इस चीज को, तो इसलिए हमें भी उनकी बात रखना पड़ी। वो बड़े भी हैं, विधायक भी हैं नगर के। और हम गए तो अपने बेटे को सुपुर्द खा कर आए। उसके बाद में हमने एक तहरीर बनवाई और हमें कोतवाल साहब से कुछ नाराजगी, बहुत ज्यादा नाराजगी है। उन्होंने अपने कुत्ते पे ध्यान दिया, हमारे बेटे पे ध्यान नहीं दिया। हमारे बेटे की जान चली गई। अब हम एसपी साहब से एक दरखास्त और करना चाहेंगे। अगर नहीं, आज वो बताएं, फिर आप वहां से आने के बाद फिर क्या तहसील दिवस में? तहसील दिवस में हमने साहब एक तहरीर, हाँ, और उन्हें तहरीर दिए और तहरीर में हमने अपने बेटे के कातिलों को जल्द से जल्द बरामद करने की मांग, हाँ, और उनको गिरफ्तार करें और उनको कठोर सजा दें। क्या कहा है कप्तान साहब ने आपसे? कप्तान साहब ने हमें भरोसा तो दिलाया है और जांच जो है वो दूसरी जगह सौंप दी है। एसपी देहात साहब को, एसपी देहात उत्तरी, उनको दी गई है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो क्या आज ही से जांच शुरू हो गई? हाँ, उन्होंने फोन भी आ गया हमारे पास। हम घर तक नहीं आ पाए, इतनी देर में हमारे पास फोन आ गया। बयान हुए हैं? हाँ, तो हम गए तो वहां बयान वान दे के आए हैं। बयान हो गए। अब आपकी बस यही है परिवार के लोगों की कि जो कातिल हैं उनको, हाँ, जल्द से जल्द अंदर। हाँ। और एक चीज तो मैं भूल गया, मजे की बात ये है कि हमें बता रहे हैं 1-1:30 बजे खबर ये कि वहां जा रहे हैं हम। अच्छा। इस तरीके बुला रहे हैं कि आपकी मदद के लिए वहां जा रहे हैं, यानी हमारे बेटे को खोजने के लिए। बेटा तो पहले ही मर गया और हमें बता रहे हैं खोजने के लिए जा रहे हैं। और जो कातिल है उसको 11 बजे ही सूचना कर दी कि आप फरार हो जाओ, उस लड़के की डेड बॉडी मिल गई है। अच्छा, वो पहले भाग चुके हैं? हाँ, वो पहले ही भगा दिया उनको। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि वहां जो आप मध्य प्रदेश में गए तो वहां की पुलिस ने कुछ तो बताया होगा कि इनकी हत्या, वैसे तो पीएम रिपोर्ट जब आ जाएगी पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो वो किस तरह की बता रहे हैं कि किस ढंग से इनकी हत्या हो सकती है, संभावना, उम्मीद देखो आपको बताया है पुलिस ने? उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि आपके यहाँ की पुलिस ही बेकार है, आपके साथ ना इंसाफी हुई है। बच्चे की मैं हत्या की बात बताओ, वो बताओ उन्होंने क्या बताया? उन्होंने तो अभी ये कहा कि डॉक्टरी रिपोर्ट आने के बाद ही हम स्पष्ट करेंगे। फिलहाल तो ये एक यहाँ पर गहरी चोट का निशान है, वो तो जाहिर हो रहा है, मांस उसका सूख गया है असल में, कंकाल मिला है। हाँ, कंकाल मिला है, तो इसलिए वो अपने अंदाजे से बताना मुश्किल समझ रहे हैं। सिर्फ एक चोट यहाँ जो लगी है गहरी है, हाँ, जो पत्थर मारा है,
तो उससे वो ये कह रहे हैं यहाँ की हड्डी टूट गई है, ये उनका अपना मानना है। अब बाकी तो कह रहे हैं रिपोर्ट आने पे ही पता लगेगा क्या है क्या नहीं है पूरी ठीक बात। है, रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। जी। और हमें आपने अपना पूरा दर्द, अपने परिवार का दर्द जिस ढंग से बयान किया है, तो उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द, और मैं ही नहीं, पूरा नवाबगंज आज इस उसमें है कि आपके बेटे को कि जो है वो तो दुनिया से चला गया, लेकिन उसको इंसाफ मिले। शुक्रिया रईस भाई।